नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी जीव विज्ञान के पहले अध्याय जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस को पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि मानव में पोषण पर हमारी चर्चा हो रही थी और वहाँ विस्तार से मानव में पोषण पर पिछले 3 क्लास से हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। और आज का जो यह क्लास है मानव में पोषण न्यूट्रिशन इन ह्यूमन का चौथा क्लास है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्लास है। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे सामने स्क्रीन पर, आज मानव पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बड़ा सा नामांकित चित्र भी बना हुआ है जो कि कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज इस डायग्राम की सहायता से हम लोग मानव पाचन तंत्र की विस्तृत व्याख्या करेंगे आज के क्लास में। इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए, ध्यान से समझिए, सुनिए बातों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेडिंग देखिए, लिखा हुआ है मानव में पोषण न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। और यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे कि मानव में जो पोषण की क्रिया है, वहाँ आपने शुरुआती वीडियो में देखा था कि मानव एक विषम पोषी जीव है, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। तो मानव में जो पोषण की क्रिया होती है वो विषम पोषी पोषण के द्वारा संपन्न होती है, अर्थात मानव अपने पोषण के लिए कहीं न कहीं दूसरे पौधे या जंतुओं पर निर्भर रहता है, दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इस पर हम लोग चर्चा कर चुके थे और साथ ही यह भी चर्चा हुई थी कि मानव एक जटिल बहुकोशिकीय जीव है, इसलिए मानव में पोषण की क्रिया को संपन्न करने के लिए या भोजन के पाचन के लिए कह सकते हैं कि कई अंग मिल करके एक साथ कार्य करते हैं। और मानव शरीर में जितने भी अंग मिल करके भोजन के पाचन की क्रिया को संपन्न करता है, उन्हीं अंगों के समूह को मानव पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आपने यह भी पढ़ा था कि मानव का जो पाचन तंत्र है वह मुंह से आरंभ होता है, मुख से, माउथ से आरंभ होता है और मलद्वार या गुदा एनस पर समाप्त होता है। और साथ में हम लोगों ने यह भी पढ़ा था पिछले वीडियो में कि मुंह से लेकर के गुदा तक, माउथ से एनस तक जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, वो नली के रूप में रहता है, ट्यूब के रूप में रहता है। और नली के रूप में रहने के कारण ही जो हमारा पाचन तंत्र है उसको आहार नाल भी कहते हैं। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। कैनाल का मतलब नली, नहर, और आहार मतलब उस नली से क्या गुजरता है, तो भोजन गुजरता है। इसलिए जिस नली से मुंह से लेकर के गुदा तक जो हमारे शरीर में विस्तृत एक पाचन तंत्र है वो नली के रूप में है, इसलिए इसको आहार नाल भी कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। और आपने यह भी जाना कि हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र है हमारा, उसमें भोजन का पाचन मुंह से आरंभ होता है। तो आज हम लोग उन सारी बातों को इस डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, भोजन को मुंह में डालते हैं। मुंह के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो हमारा मुंह है यह और इसका ढेर सारा कार्य है, भोजन के पाचन के अलावा भी कार्य है कि ये हमारे चेहरे को एक, जिसमें जो दांत है, जीभ है, ये सब हमारे चेहरे को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। ध्वनि उत्पन्न करने में भी दांत और जीभ का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम लोग मानव में पोषण टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं यहाँ, इसलिए इस दांत और जीभ की चर्चा विशेष रूप से पाचन के दृष्टिकोण से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो भोजन करते हैं, तो भोजन अलग अलग जीवों का एक दूसरे से भिन्न भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो वह भोजन सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, मुंह में डालते हैं। और आप याद कीजिए, जो हमारा मुंह है, जैसे आप मुंह खोलते होंगे तो सामने एक बड़ा सा खाली जगह दिखता होगा, और जो मुंह के सामने जो खाली जगह है उसी को मुख गुहा या बकल कैविटी कहा जाता है। जो हमारा मुंह है, जैसे मुंह खुला तो सामने जो खाली भाग है उसको मुख गुहा या बकल कैविटी कहते हैं। इस मुख गुहा में या बकल कैविटी में 3 अंग हैं जो मुख्य रूप से भोजन के पाचन में मदद करता है। और ये तीनों अंग कौन कौन है, हमारे मुंह का दांत है, जीभ है और लार ग्रंथि है। आपने पिछले वीडियो में जाना कि मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। आपने यह भी जाना कि जो इंसीजर है सामने का, वो चौड़ा चपटा दांत, वो भोजन को काटता कुतरता है। जो कैनाइन है, नुकीला दांत, 2 नीचे 2 ऊपर, वह भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है।
खास करके मांसाहारी जीवों में यह कैनाइन काफ़ी डेवलप होता है, काफ़ी नुकीला होता है, जबकि विशुद्ध रूप से जो शाकाहारी जीव है, जो एकदम केवल और केवल पौधे को या उसके उत्पादों को खाता है, तो वैसे जीवों का जो कैनाइन होता है उसमें तो कैनाइन होता ही नहीं है, लेकिन जो शुद्ध शाकाहारी जीव है, घास खाने वाले, उसमें कैनाइन नहीं होता है, नुकीला दांत नहीं होता है। लेकिन कुत्ते जैसे मांसाहारी जीवों को आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि उनके जो कैनाइन होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, तेज होते हैं, नुकीले होते हैं, ताकि वो मांस को आसानी से हड्डियों से चीर चीर करके अलग कर सके। तो इस तरह से दूसरा दांत हो गया कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। ये दोनों दांत भोजन को महीन चूर्ण में, महीन कण में पीसने का काम करता है। तो इन दोनों दांतों की सहायता से भोजन को चबाया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने जाना था कि दांत का मुख्य कार्य हो गया भोजन को महीन चूर्ण में, महीन पाउडर में पीस देना, चबा करके महीन पाउडर में बदल देना। अब दांत जो भोजन चबाता है, तो इस क्रिया में दांत की मदद करने के लिए हमारे मुंह में एक जीभ होता है, टंग। वैसे जीभ का एक काम भोजन का स्वाद ग्रहण करना भी होता है। जीभ का एक और काम ध्वनि उत्पन्न करना भी होता है। हमारे मुंह से जो साउंड निकलती है उसमें भी जीभ का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन यहाँ भोजन चबाने में भी जीभ काफ़ी मददगार होता है। तो जो भोजन दांत चबाता है उस क्रिया में जीभ क्या करता है, दांतों को भोजन चबाने में हेल्प करता है, मदद करता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। अब ये लार ग्रंथि क्या है, तो लार पर तो हम लोग आएंगे, पहले ग्रंथि के बारे में जान लें। दरअसल ग्रंथि जो है वो ग्लैंड है, और यह ग्लैंड हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती है। जो ग्रंथियां क्या करती है, अपने में से कुछ रस को स्रावित करती है, कुछ रस उन ग्रंथियों से निकलती है और वो रस भोजन को पचाने में सहायता करती है। तो हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि है, 3 दाएं तरफ और 3 बाएं तरफ। ये जो 3 जोड़ी लार ग्रंथि है, इसके बारे में आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में। नाम है पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि और सब लिंगुअल ग्रंथि। पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। इधर भी पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। इस तरह से 3 जोड़ी लार ग्रंथियां अर्थात 6 लार ग्रंथि रहती है हमारे मुंह में। और लार ग्रंथि है तो इससे कोई न कोई रस निकलेगा। तो लार ग्रंथि से जो रस निकलता है उसको लार या लाला रस, सैलिवा कहते हैं। और यह जो लार या लाला रस है, सैलिवा, जिसको हम लोग सामान्य बोलचाल में थूक भी कहते हैं, वैसे तो सामान्यतया सुनने में लगता होगा कि यह बेकार पदार्थ है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन भोजन के पाचन में यह लार जो सैलिवा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दरअसल होता क्या है कि हमारा दांत जो भोजन को चबाता है, उस चबा करके जो महीन चूर्ण में भोजन को बदलता है, उस चबाए गए भोजन को गीला बनाने में लार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर वह भोजन गीला नहीं होगा तो फिर भोजन निगलने में हमें बहुत असुविधा होगी। इसलिए वो लार जो होता है, एक तो भोजन को गीला बनाता है, और दूसरी बात, जो लार होता है उसमें एक प्रकार का एंजाइम रहता है। आप कहेंगे ये एंजाइम क्या है, तो एंजाइम दरअसल एक तरह का रासायनिक पदार्थ होता है, केमिकल होता है, और वह एंजाइम क्या करता है, जो भोजन पचने की क्रिया है उसको फास्ट कर देता है। जो क्रिया धीरे धीरे हो रही थी उसको तेजी से संपन्न करवा देती है। तो याद रखना है हम सबों को कि जो हमारे मुंह में लार बनता है, सैलिवा बनता है, उस लार में जो एंजाइम होता है वह एंजाइम होता है टाइलिन या एमाइलेज। टाइलिन या एमाइलेज, तो वो टाइलिन या एमाइलेज नाम का एंजाइम हमारे लार में रहता है, जो क्या करता है, आप जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, अनाज वाली जितनी भी फसलें आप खाते होंगे अपने खाद्य पदार्थ के रूप में, चाहे वो चावल हो, रोटी हो, या फिर और सब, मतलब मक्का हो और बाजरा हो, इस तरह के आलू हो, इस तरह के जो भी फसलें आप खाते हैं, उससे बने हुए खाद्य पदार्थों को खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। और कार्बोहाइड्रेट को जो टाइलिन या एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, वह कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देता है, किसमें, शर्करा में, शुगर में या चीनी में। शर्करा या शुगर को ही अंग्रेजी में चीनी कहते हैं। इसलिए आपने गौर किया होगा कि अगर रोटी, हम लोग केवल सूखी रोटी मुंह में लेकर के और कुछ देर तक चबाते हैं तो उस रोटी में से मिठास आने लगती है। रोटी तो वैसे भी मीठी होती है, लेकिन अगर आप कुछ देर तक चबाते हैं तो वह और अधिक मीठी लगती है। इसके पीछे कारण क्या होता है कि
जो रोटी जो कार्बोहाइड्रेट उसमें उपस्थित है वह उस टैलिन या एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में बदल गया है, किसमें? शर्करा में, जिसके कारण मिठास उत्पन्न होती है। तो इस तरह से मुंह में मुख्य रूप से जो भोजन के पचने की क्रिया है, दांत भोजन को महीन चूर्ण में पीसता है, जीभ उस भोजन को चबाने या पीसने में मदद करता है, लार ग्रंथियों से लार निकलता है और उस लार का दो काम, एक काम हो गया लार का कि भोजन को गीला बना देना जिसके कारण भोजन निगलने में सुविधा होती है, और फिर दूसरा काम कि लार में जो एंजाइम है वह एंजाइम क्या करता है, भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट को शर्करा या शुगर में बदल देता है, जिसके कारण भोजन अधिक देर तक चबाने पर मिठास का अनुभव होता है। इस प्रकार से मुंह में भोजन चबा करके महीन चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है और उस भोजन को तब निगलते हैं। अब निगलने की क्रिया पर हम लोग चर्चा करेंगे, मतलब भोजन अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ता है। तो आइए अब चर्चा करते हैं अगले स्टेप के बारे में कि भोजन चबाने पर किस तरह से आगे परिवर्तित होता है। कर रहे थे कि मुंह में भोजन चबाने के बाद अब भोजन आगे बढ़ेगा, और भोजन आगे बढ़ने के लिए क्या होता है कि हमारे पाचन तंत्र में जो गले के पास जब भोजन आता है कंठ में, तो वहाँ पर दो छिद्र होता है गले में। आपने पढ़ा था पीछे, एक छिद्र को गलेट कहते हैं, निगल द्वार, और दूसरे को ग्लॉटिस कहते हैं, उसको कंठ द्वार कहा जाता है। जो गलेट है उससे भोजन प्रवेश करती है और जो ग्लॉटिस है उससे वायु प्रवेश करता है। तो जिस समय आप भोजन करते रहते हैं, ये जो गला में आप ये छिद्र देख रहे हैं, यहाँ जो छिद्र होता है गले के पास, यही है निगल द्वार, जहाँ से भोजन नीचे की तरफ बढ़ती है। तो जिस समय हम लोग भोजन करते रहते हैं तो उस समय जो हमारा सांस लेने वाली नली होती है, सांस लेने वाला जो द्वार होता है, गेट होता है, वह एक विशेष रचना के द्वारा ढका रहता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। और यही कारण है कि जिस समय आप बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उस समय आप कोई भी चीज़ खा नहीं सकते हैं, लगातार पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि जिस समय बोलते हैं तो उस समय वायु वाली नली जो है वो खुली रहती है। तो दोनों में से कोई एक नली ही एक साथ खुलती है। तो जिस समय हम लोग भोजन करते हैं या कोई भी पदार्थ उस नली से प्रवेश करवाते हैं तो उस समय क्या होता है, सांस वाली जो नली रहती है वो बंद हो जाती है थोड़ी देर के लिए। तो भोजन मुंह में चबाने के बाद आगे बढ़ता है, और आगे देखिए एक लंबी नली है, ठीक एकदम छाती के बीचों बीच एक लंबी नली होती है जिसको कहा जाता है ग्रसिका ऑसोफेगस। तो इस ग्रसिका से भोजन नीचे की तरफ बढ़ती है। जब भोजन नीचे की तरफ आती है तो ये बाएं तरफ देखिए एक थैलीनुमा रचना है, चित्र में आप देख पा रहे होंगे। हमारे शरीर में जो भोजन सीधा नीचे इस बीचों बीच ग्रसिका से या ऑसोफेगस से भोजन नीचे बढ़ता है तो बाएं तरफ एक थैलीनुमा रचना होती है। उसी थैलीनुमा रचना को कहा जाता है स्टमक या अमाशय। ये अमाशय या स्टमक हमारे पाचन तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने खूब सुना होगा कि हम लोग कई बार जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है तो कोई नहीं कहता है कि हमारा आंत खराब हो गया, लीवर खराब हो गया। जनरली सामान्यतया जो भोजन नहीं पचता है तो लोग क्या कहता है, पेट खराब हो गया। पेट खराब होने का मतलब कहीं ना कहीं अमाशय में कोई समस्या आ गई। तो अमाशय हमारे पाचन तंत्र का बेहद महत्वपूर्ण भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो इस अमाशय में जब भोजन आता है तो आप पढ़े थे इस अमाशय का भी 3 भाग है। यह जो ऊपर का भाग है इसको कार्डियक भाग कहते हैं, बीच का जो भाग होता है वो फंडिक पार्ट होता है, और सबसे नीचे का पार्ट ये पैलोरिक पार्ट होता है। तो अमाशय में जैसे भोजन आता है तो अमाशय क्या करता है, भोजन के पाचन के लिए तैयारी पहले से करके रखता है। भोजन बस प्रवेश किया, खाली दांतों के द्वारा जो चबाया गया भोजन था, लार उसमें मिला हुआ जो गीला भोजन था, जैसे अमाशय में प्रवेश करता है वह गीला भोजन, तो अमाशय की जो ये भीतरी सतह, जैसे इस तरह से अमाशय है, इसका जो भीतरी लेयर है उसमें छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है, ग्लैंड्स होते हैं। और अमाशय में जो ग्रंथियां रहती है उस ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि। उसको जठर ग्रंथि अंग्रेजी में गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जठर ग्रंथि है, उससे एक प्रकार का रस निकलता है। जैसे मुंह में जो लार ग्रंथि थी उससे भी रस निकला, उसको लार कहा गया या लाला रस कहा गया, सैलिवा कहा गया अंग्रेजी में। उसी तरह से यहाँ जो हमारे स्टमक में, हमारे अमाशय में जो ग्रंथि होती है उसको जठर ग्रंथि कहते हैं। और जठर ग्रंथि से जो रस निकलता है उस रस को जठर रस या गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। मतलब जठर ग्रंथि से जो रस निकला उसको जठर रस या गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है, जो इस अमाशय के भीतरी सतह से में उपस्थित जो जठर ग्रंथि है उससे निकला।
अब जो जठर रस निकलता है अमाशय में भोजन को पचाने के लिए, उस जठर रस में मुख्य रूप से 3 पदार्थ होते हैं। सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र HCl होता है, आप अम्ल क्षारक लवण में पढ़ चुके हैं। दूसरा पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, और तीसरा श्लेष्मा, जिसको अंग्रेजी में म्यूकस कहा जाता है, श्लेष्मा होता है। तो ये 3 पदार्थ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन नाम का एंजाइम और श्लेष्मा, ये 3 पदार्थ रहता है अमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथि से निकलने वाले जठर रस में। इसको ऐसे समझना हम लोगों को कि हमारा जो अमाशय है, स्टमक है, उसके अंदर जो जठर ग्रंथि है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, उस जठर ग्रंथि से जो जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उसमें 3 पदार्थ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन नाम का एंजाइम और श्लेष्मा होता है। अब तीनों का अलग अलग कार्य भी होगा। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वह क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। जब अम्ल किसी पदार्थ के संपर्क में जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उस पदार्थ को क्या करेगा, अम्लीय बना देगा। दूसरा जो पेप्सिन है वह पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। मैंने पीछे भी आपसे कहा था कि P से पेप्सिन और P से प्रोटीन, याद रखने में आपको सुविधा होगी कि पेप्सिन का पाचन कौन करेगा, प्रोटीन करता है। सॉरी, पेप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। और तीसरा जो श्लेष्मा है वो लसलसा चिपचिपा पदार्थ, वो अमाशय की जो भीतरी सतह होती है उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि हम सभी ने पीछे अम्ल क्षारक लवण में पढ़ा कि जो प्रबल अम्ल होते हैं, शक्तिशाली अम्ल होते हैं, वह हमारे त्वचा को, हमारे मांसपेशियों को गला सकता है, क्षतिग्रस्त कर सकता है। तो क्या होता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर हमारे उस अमाशय के दीवार में सट जाए, संपर्क में चले जाएगा, तो हमारे अमाशय को क्षतिग्रस्त कर सकता है। इसलिए अमाशय के दीवार की रक्षा के लिए श्लेष्मा का पतला लेयर रहता है चढ़ा हुआ, किस पर, अमाशय के भीतरी दीवार पर, जिसके कारण अमाशय के दीवार से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह संपर्क नहीं कर पाता है। फलस्वरूप हमारा अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षित रह जाता है। तो कुल मिलाकर के जो अमाशय में इस ऑसोफेगस या ग्रसिका के द्वारा जो भोजन आया था, दांतों के द्वारा चबाया गया भोजन जो आया था अमाशय में, तो अमाशय में 3 तरह का पदार्थ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस भोजन को अम्लीय बनाया, पेप्सिन उस भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचाया, और श्लेष्मा अमाशय के भीतरी दीवार की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा किया। और भोजन का आंशिक पाचन होता है, पूरा पाचन अभी नहीं होगा, आंशिक पाचन हो गया कहाँ, अमाशय में, स्टमक में। और आंशिक पाचन के बाद जो भोजन होता है वह आप याद कीजिए, लई बनाते हैं हम लोग कागज़ चिपकाने के लिए, आटे या मैदा से जो लई बनाए होंगे, उस लेई के समान भोजन हो जाता है। और उस लेई के समान जो भोजन हो जाता है अमाशय में पचने के बाद, उस भोजन का नाम हो गया अब काइन। उस भोजन को क्या कहेंगे, काइन कहते हैं। तो काइन के रूप में भोजन परिवर्तित हो जाता है अमाशय में, स्टमक में। इसके बाद वो भोजन अब आगे बढ़ेगा। गौर से देखिएगा, यहाँ से जैसे भोजन आगे बढ़ता है तो एक लंबी, पतली और कुंडलित नली है। ये देख रहे हैं, ये नली लंबी, पतली, कुंडलित, यहाँ तक, मतलब यहाँ से अमाशय के अंतिम हिस्से से शुरू हुआ, ये घूमी फिरी हुई जो उलझी हुई रचना है, यही लंबी पतली जो कुंडलित नली है जिस होकर के भोजन गुजरता है, उस रचना को कहा जाता है छोटी आंत। क्या कहते हैं उसको, छोटी आंत, या आपकी किताबों में कहीं कहीं उसको क्षुद्रांत्र भी लिखा गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको, यह छोटी आंत हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब भोजन इस अमाशय से निकल करके इस छोटी आंत में प्रवेश करता है। आपने पीछे पढ़ा था कि छोटी आंत का भी 3 पार्ट होता है। यह जो इसका ऊपर का भाग है, जो यहाँ मुड़ा हुआ पार्ट है, यह डियोडिनम कहलाता है। फिर इसका मध्य जो बीच वाला पार्ट है, ये कुंडलित भाग है, इसको जेजुनम कहते हैं। और ये सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है, यह भी कुंडलित रहता है, इसको इलियम कहते हैं। तो छोटी आंत का 3 पार्ट हो गया, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। अब इस छोटी आंत का क्या कार्य है, यह भोजन के पाचन का, कहिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसी भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। कंप्लीट डाइजेशन यहीं पर संपन्न होता है, छोटी आंत में ही। क्योंकि पाचन तो मुंह से ही शुरू हो गया था, थोड़ा सा पाचन मुंह में हुआ, फिर थोड़ा सा अमाशय में हुआ, अब आगे धीरे धीरे और भोजन बढ़ते जा रहा है और पाचन की क्रिया संपन्न होते जा रही है। लेकिन छोटी आंत में आकर के भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अमाशय से जैसे भोजन आगे बढ़ा था छोटी आंत की तरफ, यहाँ 2 अंग भोजन के पाचन के लिए बहुत मददगार होते हैं।
आप देख पा रहे होंगे यह जो ऊपर में है यह यकृत है, लीवर, और यह जो नीचे में एक अंग है यह अग्नाशय है, पेनक्रियाज। तो ये लीवर, यकृत और अग्नाशय, पेनक्रियाज, ये दो अंग भोजन के पाचन में काफ़ी सहायक होते हैं। अब इन अंगों के बारे में थोड़ा सा जानिए। लीवर या यकृत के बारे में नाम तो आपने पहले से सुन रखा होगा। यह यकृत या लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और आप ऐसे भी इसको याद रखें कि जो लोग खास करके कंपटीशन एग्जाम के व्यू से पढ़ते होंगे, वीडियो देखते होंगे, उनके लिए कि एक एक लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है, प्रश्न छुपा हुआ है। इसलिए आपको बहुत सावधानी से वीडियो को सुनना है, देखना है, और जो भी ज़रूरी चीज़ है उसको नोट भी करते जाना है। तो जो लीवर है, यकृत है, यह हमारे शरीर की, मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का। और जब ग्रंथि है तो उससे कुछ न कुछ रस निकलेगा। तो लीवर से जो रस निकलता है, यकृत से जो रस निकलता है, उस रस को कहा जाता है पित्तरस। याद रखेंगे इस नाम को, याद कीजिए। मुंह में जो लार ग्रंथि थी उससे जो रस निकला था उसको लार या लाला रस कहे थे। अमाशय में जो जठर ग्रंथि थी उससे जो रस निकला था उसको जठर रस कहे थे। और जो यकृत से जो रस निकल रहा है, क्योंकि यकृत अपने आप में एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, उससे जो रस निकलता है उस रस को हम लोग कहते हैं क्या? पित्तरस। अंग्रेजी में कहा जाता है उसको बाइल जूस। तो अब यह पित्तरस जो लीवर में बनता है, पित्तरस, यह क्या होता है? लीवर में पित्तरस बनने के बाद लीवर के भीतर ही एक थैली रहती है। ये थैली नुमा रचना आप देख पा रहे हैं, यह पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर है। तो उस पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में यह रस जमा रहता है और उस गॉल ब्लैडर से धीरे धीरे यह निकल करके छोटी आंत में जब भोजन जाता है तो भोजन में मिलते जाता है, जिसके कारण भोजन के पाचन में मदद मिलती है। अब यहाँ बात आती है कि आखिर इस पित्तरस का कार्य क्या है, कैसे मदद करता है भोजन को पचाने में पित्तरस? तो आप इसको ऐसे समझें, पित्तरस मुख्य रूप से दो क्रिया करता है। क्योंकि अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला था भोजन में, उसके कारण भोजन क्या हुआ था? अम्लीय हो गया था। तो अमाशय से आने वाला जो अम्लीय भोजन होता है, यह पित्तरस उस अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। याद रखिएगा ठीक से, पित्तरस अमाशय से आने वाले अम्लीय माध्यम वाले भोजन को क्षारीय बना देता है। मतलब जो एसिडिक मीडियम वाला भोजन है उसको बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में बदल देता है। तो ये पित्तरस का एक काम हो गया। दूसरा काम क्या है कि हमारे भोजन में जो वसा हम लोग लेते हैं, वसा के पदार्थ, वसा से संबंधित पदार्थों को खाते हैं, तो वसा के जो बड़े बड़े अणु होते हैं, वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती है, उसको यह पित्तरस क्या करता है? छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो पित्तरस का दो प्रमुख कार्य हो गया। पहला कार्य हो गया कि अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है, और दूसरा कार्य हो गया इस पित्तरस का कि वसा के बड़े बड़े टुकड़े या बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल देता है। ये लीवर से प्राप्त होने वाले पित्तरस का कार्य हो गया। अब दूसरा, लीवर की तरह ही एक दूसरा महत्वपूर्ण अंग है अग्नाशय, पेनक्रियाज। यह अग्नाशय जो पत्ती की तरह रचना दिख रही, लीफ लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा स्टोमक के ठीक नीचे, इसी को अग्नाशय या पेनक्रियाज कहते हैं। यह जो अग्नाशय है, पेनक्रियाज है, यह भी हमारे शरीर के पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह एक तरह की ग्रंथि है। जैसे लीवर एक ग्रंथि है, उसी तरह से अग्नाशय, पेनक्रियाज भी एक ग्रंथि है। और इस ग्रंथि से जो रस निकलेगा, क्योंकि जैसे ग्रंथि होगा तो उससे कोई न कोई रस निकलेगा, तो अग्नाशय से, पेनक्रियाज से जो रस निकलता है उसको अग्नाशयिक रस या पेनक्रिएटिक जूस कहते हैं। तो याद रखना है कि अग्नाशय से निकलने वाले रस को अग्नाशयिक रस या पेनक्रिएटिक जूस कहते हैं। और इस रस से, यह रस फिर निकल करके छोटी आंत में जो भोजन हमारा बढ़ रहा है पाचन के लिए, उस भोजन में मिलते जाता है। और अग्नाशय से निकलने वाले जो अग्नाशयिक रस है उसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं, एक है ट्रिप्सिन और दूसरा है लाइपेज। नाम याद रखना है सबको, एक ट्रिप्सिन हो गया और दूसरा लाइपेज हो गया। ट्रिप्सिन एंजाइम जो पेनक्रिएटिक जूस से निकला है, अग्नाशयिक रस से निकला है, वह ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, और जो लाइपेज एंजाइम है वह वसा का पाचन करता है। तो याद रखना है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा और लाइपेज वसा का पाचन करेगा। इस तरह से अग्नाशयिक रस भी प्रोटीन और वसा का पाचन कर देता है। वह पचा हुआ भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी पाचन की क्रिया पूरी तरह से संपन्न नहीं हुई है। जब भोजन छोटी आंत में और आगे बढ़ जाती है तो छोटी आंत की जो भीतरी सतह है, जैसे सोचिए
अगर मैं कहूँ ये जो नली आप देख पा रहे होंगे इस कवर के अंदर का, तो ये छोटी आंत है, तो इसका भीतरी लेयर है, भीतरी दीवार है, सतह है, उस भीतरी दीवार में भी छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है। तो छोटी आंत के भीतरी सतह में जो ग्रंथियां रहती है उसको आंत्र ग्रंथि या इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। आंत में के भीतर वो ग्रंथि है, इसलिए उसका नाम आंत ग्रंथि या इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। वह जो आंत्र ग्रंथि है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, तो उससे भी रस निकलता होगा, और जो रस निकलता है उसको आंत्र रस या इंटेस्टाइनल जूस कहेंगे। मतलब जहाँ भी ग्रंथि की चर्चा होगी तो वहाँ कोई न कोई रस निकलता होगा। जैसे लार ग्रंथि से निकलने वाला रस लार या लाला रस था, जठर ग्रंथि से निकलने वाला रस जठर रस गैस्ट्रिक जूस था, उसी तरह से यकृत से निकलने वाला रस पित्त रस हो गया, अग्नाशय पेनक्रियाज से निकलने वाला रस पेनक्रिएटिक जूस हो गया, अग्नाशयिक रस हो गया। और अब चर्चा कर रहे हैं कि आंत्र ग्रंथि से या इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो रस निकलता है उसको आंत्र रस या इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। ये जो आंत से निकलने वाले आंत्र रस है इसमें कई प्रकार के एंजाइम है, और ये सभी एंजाइम मिल करके भोजन का संपूर्ण पाचन करता है, भोजन का कंप्लीट डाइजेशन करता है। और आंत्र रस दरअसल करता क्या है कि भोजन जो हमने खाया था, जितना भी कार्बोहाइड्रेट लिए थे भोजन में, तो उस सभी कार्बोहाइड्रेट को यह आंत्र रस पचा करके अंतिम रूप में, फाइनल रूप में पचा करके उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल दिया। मतलब फाइनली जब भोजन पच जाता हमारे छोटी आंत में, तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट आपने खाया है, चाहे चावल खाया होगा, रोटी खाई होगी, या फिर और जो भी आलू खाया होगा, जो भी कार्बोहाइड्रेट वाले सोर्स से आपने भोजन लिया वो सब पच करके ग्लूकोज में बदल गया। जितना आप प्रोटीन लिए होंगे दाल में, सब्जी में, दूध में, अंडे में, मछलियों में, सोयाबीन में, जिस भी किसी स्रोत में प्रोटीन होगा, जो प्रोटीन वाले स्रोत को आपने भोजन के रूप में लिया, वो सभी प्रोटीन बदल गया एमिनो एसिड में। और जितना वसा वाला खाद्य पदार्थ, चाहे तेल, घी, मक्खन, जो भी आपने खाया, तो जो वसा वाला खाद्य पदार्थ था उसमें जो वसा थे, उस वसा का परिवर्तन हो गया किसमें? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो इस तरह से जो भोजन का फाइनल डाइजेशन होता है, पूर्ण पाचन होता है, तो उसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है किसमें? ग्लूकोज में। प्रोटीन बदल जाता है एमिनो एसिड में, और जो वसा होता है वह वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। इस प्रकार से छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब जब भोजन पूरी तरह से पच जाएगा तो उसका अवशोषण होना चाहिए शरीर में, क्योंकि पच गया और वहीं पड़ा हुआ तो रहेगा नहीं। देखिए अब आज के क्लास में उन्हीं बातों को जिसको हम लोग लिख नहीं पाए थे आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ लिखा गया है छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन के बाद अवशोषण होता है। मतलब छोटी आंत में जब भोजन का पूरा पाचन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? भोजन का अवशोषण होगा। इसके लिए छोटी आंत के भीतरी सतह से अनेक अंगुली के समान रचना निकलती है, जिसे दीर्घरोम विलाई कहते हैं। इसके कारण भोजन के अवशोषण के लिए विस्तृत क्षेत्र प्राप्त होता है। दीर्घरोम द्वारा अवशोषित भोजन रुधिर वाहिकाओं द्वारा संपूर्ण कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग विभिन्न कार्यों को करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों या अंगों का निर्माण एवं पुराने ऊतकों की मरम्मति में होता है। गौर से सुनेंगे इस बात को। अब जब छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो गया, याद कीजिए भोजन का पाचन शुरू हुआ था माउथ से, मुंह से, और हमारे छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन कंप्लीट डाइजेस्ट हो चुका है, पूर्ण रूप से भोजन पच चुका है। तो उस पचे हुए भोजन का अवशोषण भी उसी छोटी आंत में होता है। और अवशोषण की क्रिया जल्दी से हो जाए उसके लिए छोटी आंत की जो भीतरी सतह रहती है उसमें अंगुली के समान रचना होती है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कल्पना कीजिए ये अगर छोटी आंत की नली है तो इसके भीतरी दीवार में इस तरह से छोटी छोटी अंगुली के समान रचना रहती है। ये देख रहे हैं भीतरी सतह में अंगुली की तरह रचना रहती है। इसी अंगुली के समान रचना को विलाई कहते हैं या दीर्घरोम कहते हैं। यह जो दीर्घरोम होता है, विलाई होता है, इसके कारण क्या होता है? अब देखिए कि यहाँ से भी अवशोषण होगा भोजन का, यहाँ से भी, 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 यहाँ से तो होगा ही, लेकिन इस दीर्घरोम के कारण इसके सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है, जिसके कारण जल्दी जल्दी भोजन का अवशोषण हो जाता है। तो जो पचा हुआ भोजन था फाइनली कैसे पचा था? तो कार्बोहाइड्रेट बदल गया था किसमें? ग्लूकोज में। प्रोटीन बदल गया था एमिनो एसिड में,
और वसा बदल गया था फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ये जो पचा हुआ भोजन था यह अवशोषित होकर के चला जाता है इस दीर्घ रोम से, कहाँ, ब्लड में। वहाँ बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं होती है दीर्घ रोम में। रुधिर मतलब ब्लड, वाहिका मतलब ले जाने वाली जो नली होती है। तो ब्लड को ले जाने वाली कई नलियाँ रहती है, उस नली में प्रवेश कर जाता है और उस नली में ब्लड है और ये भोजन घुला हुआ रूप में रहता है। और यह भोजन क्या होता है, फिर वहाँ से रुधिर के द्वारा, ब्लड के द्वारा हमारे शरीर के संपूर्ण कोशिकाओं में पहुँच जाता है। मतलब जो भोजन आपने मुँह में केवल डाला था, चबा करके निगल लिया, फिर हमारा जो पूरा सिस्टम है वह उस भोजन को पचा करके, अवशोषित करके शरीर के संपूर्ण कोशिकाओं तक पहुंचा दिया। अब बात उठती है कि अगर कोशिकाओं में भोजन गया, पचा हुआ भोजन, तो उसका क्या होगा। तो कोशिकाओं तक जो वो भोजन पहुंचता है, उस भोजन का 3 कार्य हमारा शरीर करता है। सबसे पहला कार्य कि हम अपने दैनिक जीवन में जो इतने सारे क्रियाकलाप करते हैं, मैं खड़े होकर के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आप बैठ करके उसको सुनते हैं, लिखते हैं या अन्य क्रियाकलाप करते हैं, साइकिल चलाते होंगे, कुछ लोग खाना पकाते होंगे, खाना खाते हैं, दौड़ते हैं, बहुत सारी गतिविधि, किसान है तो वो खेतों में काम करते हैं। इतनी सारी जो गतिविधियां हम लोग करते हैं, इन सारी गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा चाहिए हमें। तो ऊर्जा की पूर्ति उसी भोजन से होता है। तो भोजन का एक काम है, क्या हो गया, ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा कार्य होता है भोजन का कि हमारे शरीर में नए नए अंगों का विकास होता है। सोचिए जब हम लोग जन्म लिए थे, क्या इतने सारे अंग, इतने सारे दांत या और सभी चीज़ हमारे शरीर में नहीं था। छोटे बच्चों के शरीर में कम अंग रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, सभी अंगों का विकास होता है, नए नए अंगों का निर्माण होता है। तो आखिर नए अंगों का जो निर्माण होता है वह भी भोजन के कारण ही होता है। तो भोजन का दूसरा काम है हमारे शरीर में नए अंगों या नए ऊतकों का विकास करना। और एक तीसरा महत्वपूर्ण कार्य भोजन का है कि जब हमारे शरीर में इतने सारे अंग हैं, इतनी सारी क्रियाकलाप गतिविधियां होते रहती है, तो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर में कोई टूट फूट होती होगी, कुछ कोशिकाएं डैमेज होता होगा, ऊतक कोई खराब होता होगा, किसी अंग में कोई गड़बड़ी होती होगी। तो शरीर के भीतर प्रकृति ने एक छोटा सा गैराज भी दे दिया है। मतलब हमारा शरीर जो भोजन हम करते हैं, उसी भोजन के द्वारा उस टूट फूट को, उस गड़बड़ी को खुद ब खुद रिपेयरिंग भी कर लेता है। मतलब उस कोशिका या उस ऊतक की अपने आप शरीर मरम्मती भी करता है। तो भोजन का 3 मुख्य कार्य हो गया। एक कार्य हो गया भोजन का कि विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा हो गया नए ऊतकों या अंगों का निर्माण करना, और तीसरा हो गया पुराने ऊतकों या अंगों में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी अपने आप रिपेयरिंग भी कर लेना। इस तरह से जो भोजन आपने अवशोषित करके कोशिकाओं तक पहुंचाया, तो उसका कार्य भी संपन्न हो गया। अब देखिए यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बच रहा है कि जो भोजन हम लोग खाते हैं पोषण की क्रिया में, उसमें से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हमारा पाचन तंत्र डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। उस भोजन को या भोजन के कुछ ऐसे भाग होते हैं जो हम लोग जिसको पचा नहीं पाते हैं। अब भोजन के जिस भाग को नहीं पचा पाएंगे तो वह शरीर में रुकेगा तो नहीं, क्योंकि उसको अवशोषित भी नहीं कर पाएगी हमारी शरीर। हमारा जो शरीर है उसी भोजन को अवशोषित करेगा जिसका पाचन हो जाएगा, लेकिन जिस भोजन को हम लोग पचा ही नहीं सके उसका शरीर अवशोषण भी नहीं कर पाता है। वह जो बिना पचा हुआ भोजन होता है, यहाँ छोटी आंत के बाद आगे बढ़ता है तो एक देखिए मोटी कुंडलित, ये क्वाइल की तरह मोटी कुंडलित नली में प्रवेश कर रहा है। इस मोटी कुंडलित नली को कहते हैं बड़ी आंत या बृहदांत्र, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, यह यहाँ से शुरू होता है। अब वो जो बिना पचा हुआ भोजन है, अनडाइजेस्ट फूड है, वह पहुँच जाता है कहाँ, बड़ी आंत में। जैसे बड़ी आंत में वह बिना पचा हुआ भोजन आता है, तो चूंकि है तो वह बेकार पदार्थ हमारे शरीर का वेस्ट मटेरियल है, उसको हम लोगों को शरीर से बाहर निकालना है। लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में जल भी रहता है। जो अनवांटेड वाटर है, अवांछित जल है, जिस जल को हमारा शरीर छोटी आंत में अवशोषित नहीं कर पाया था, वह जल भी रहता है इस बड़ी आंत में भोजन के साथ। तो फिर बड़ी आंत के भीतरी सतह में भी इसी तरह से उंगली के समान रचना होती है दीर्घरोम। वह दीर्घरोम क्या करता है, इस बड़ी आंत में जैसे ही बिना पचा हुआ भोजन आता है तो वह दीर्घरोम क्या करता है, उस बिना पचे हुए भोजन में से जल को अवशोषित कर लेता है। और जब जल अवशोषित हो जाता है उस बिना पचे हुए भोजन में से, तो क्या होता है, तब भोजन जो बिना पचा हुआ भोजन है वह ठोस रूप में आ जाता है। और ठोस रूप में जो भोजन आता है उसी को मल कहा जाता है, फीसेज कहते हैं। देखिए,
और वो मल फिर क्या होता है, इस बड़ी आंत के बारे में आपने पीछे लिखा था कि बड़ी आंत का भी दो पार्ट होता है, एक को कॉलन कहते हैं, दूसरे को रेक्टम कहते हैं। तो कॉलन इधर का पार्ट हो गया, रेक्टम ये मलाशय हो गया। तो वो बिना पचा हुआ भोजन जिसमें से जल अवशोषित हो गया है वह ठोस रूप में आ जाता है, और तब उस ठोस रूप को हम लोग मल कहते हैं। तो वह बिना पचा हुआ जो अवशिष्ट पदार्थ है, हमारे भोजन का बेकार पदार्थ है, वह यहाँ मल के रूप में जमा रहता मलाशय में, जिसको हम लोग अपनी सुविधा अनुसार गुदा, एनस या मल द्वार के रास्ते बाहर त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से हमारे पाचन तंत्र में जो उपयोगी पदार्थ था वह अवशोषित होकर के कोशिकाओं तक चला गया, और जो बेकार पदार्थ था, बिना पचा हुआ पदार्थ था, वह मल के रूप में गुदा या एनस के रास्ते बाहर त्याग हो जाता है। इस तरह से हमारा पाचन तंत्र पोषण की क्रिया को संपन्न करता है। तो आज का जो क्लास था, देखिए यहाँ लिखा भी गया है नीचे कि बिना पचा हुआ भोजन छोटी आंत के निचले भाग से एक लंबी कुंडलित मोटी नली में प्रवेश करता है, जिसे बड़ी आंत या बृहदांत्र लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसमें उपस्थित दीर्घरोम अपाचित भोजन मतलब जिस भोजन का पाचन नहीं हो सका, भोजन में से जल का अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण बिना पचा हुआ भोजन मल फिसेज के रूप में प्राप्त होता है, जो मलाशय रेक्टम में जमा रहता है, स्टोर रहता है। ये बहुत ही कहिए विचित्र प्रकृति की बनावट है कि मलाशय जो है, उस मलाशय में जो भोजन का जो अवशिष्ट भाग है, बिना पचा हुआ भोजन आके जमा रहता है, वो हम लोग अपनी सुविधा अनुसार त्याग करते हैं। सोचिए अगर मलाशय से अपने आप मल निकलते रहता, फिर हम लोग इस तरह से जीवन यापन नहीं कर सकते थे। उस मलाशय में भोजन जमा रहता है, बिना पचा हुआ भोजन, और जब हम लोगों को इच्छा और सुविधा होती है उसके अनुसार उस मल को बाहर त्याग कर देते हैं। जो मलाशय में जमा रहता है, यह मल इच्छा अनुसार मल द्वार एनस के रास्ते बाहर त्याग कर दिया जाता है। इस प्रकार से मानव में पोषण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो जो पीछे 4 वीडियो आपने देखा, 8वां पार्ट, 9वां पार्ट, 10वां पार्ट और आज का 11वां पार्ट, इस चारों वीडियो का सारांश एक तरह से कहा जाए तो आज हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है, क्योंकि आज डायग्राम के द्वारा हम लोग एक तरफ से जाने कि भोजन कहाँ से किधर गुजर रहा है, क्या क्या क्रिया हो रही है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबों को पूरा मानव का पाचन तंत्र और हमारे शरीर में भोजन के पचने की प्रक्रिया बहुत हद तक अब समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को फिर से ध्यान से देखिएगा, डायग्राम बनाने का प्रयास कीजिएगा, और दैनिक जीवन में चूंकि हम लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं, मुंह हमारे पास है, दांत हमारे पास है, सारे अंग हमारे पास है, तो उसको दैनिक जीवन से थोड़ा सा जोड़ करके जब आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से ये पूरा पाचन तंत्र आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है जो डायग्राम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कुछ लोगों को डायग्राम बनाने में जिन्होंने पहले प्रैक्टिस नहीं किया होगा उनको दिक्कत हो रही होगी। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, पूछ देगा कि मानव पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का नामांकित चित्र बनावें। केवल आपको चित्र बना के नाम लिखना है, उसी में 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है कि ये पाचन तंत्र का डायग्राम, इसलिए हम सभी लोग इसको खूब ध्यान से बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो निश्चित रूप से प्रैक्टिस करने से आप इससे भी बहुत अच्छा डायग्राम बना सकते हैं, ऐसी कामना हम करते हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों को अगर डायग्राम बनाने में असुविधा हो रही है, दिक्कत हो रही है, नहीं बन पा रहा है, तो आप निराश नहीं होइए। आप हमारे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो के नीचे में, वहाँ जाइए और हमने अलग से डायग्राम बनाने का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको आराम से एक नया वीडियो मिलेगा जहाँ केवल और केवल डायग्राम बनाने की चर्चा की गई है। स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग पाचन तंत्र का डायग्राम बनाएंगे, इस पर हमने विस्तार से एक अलग से वीडियो बना रखा है। तो आप सभी लोग उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया वीडियो मिलेगा जहां आप आसानी से उस वीडियो की मदद से अच्छे ढंग से डायग्राम भी सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए इसी उम्मीद के साथ अब आज का क्लास समाप्त करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो गया, आप सभी अंत तक वीडियो में बने रहे, इसके लिए काफ़ी धन्यवाद आप सबों को। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से चैनल पर जो भी वीडियो होगा, जो भी क्लासें होगी, उसको ध्यान से अंत तक सुनेंगे तो मैक्सिमम लोग बातों को समझेंगे, सीखेंगे भी
तो अंत में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा, बातें आपको कुछ न कुछ अब समझ में आने लगी होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो काइंडली जितना जल्द हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के और भी जो टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो होगा वो आप तक समय पर पहुँच जाएगा। तो बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।